जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। चलिए, आज का जो टॉपिक है राष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं दोस्तों। चलिए, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछे गए हैं, संविधान के किस आर्टिकल में आर्टिकल मतलब अनुच्छेद में अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कि किस आर्टिकल में ये बताया गया है दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसकी चर्चा हमें आर्टिकल 52 में 52 में भारत का राष्ट्रपति होगी, जिसकी जानकारी ये हमें मिलती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। संसदीय शासन प्रणाली जो है भारत में अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, दोनों में ये अंतर ये है क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में वंशानुगत की बातें हैं, लेकिन भारत के संविधान में जो है भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये आपको कैसा है, तो ये आपको लोकतंत्रात्मक है। तो दोनों में ये बातें अंतर हो जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर, भारत के संविधान के अनुसार जो है संघ का समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो ये आपको भारत के संविधान में बताया गया है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किस में, तो ये राष्ट्रपति में होता है। ये समस्त कार्यपालिका शक्ति का पावर किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं कि किस आर्टिकल के तहत में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये तो बात तो स्पष्ट हो चुका है कि यह संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति महोदय के हाथों में होगी, ये उनके हाथ में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करे तो या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है, तो ये आपको 53 के 1 सब आर्टिकल में मिलती है। 53 के सब आर्टिकल 1 के तहत आपको संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है और जिसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं करे तो या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा आपको किया जाएगा, उसका पावर और का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में जो है राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्रिपरिषद संसदीय शासन प्रणाली राष्ट्रपति में क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होती है, केवल एक नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्रिपरिषद में ये पावर छिपा रहता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान है, तो ये हमारे जो भारत के राष्ट्रपति जो है ये संवैधानिक स्थिति की बातें बोल रहा है, तो किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान है, तो ये ब्रिटेन के समान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान हमारे राष्ट्रपति का पावर की बातें बोला गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति की संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता की विहित किया गया है, तो किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की पद की चर्चा किया गया है, तो ये 58 में जो है 58 आर्टिकल में राष्ट्रपति की पद की योग्यता की बात किया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा कितना निश्चित किया गया है, तो 35 वर्ष हो जाना चाहिए। 35 वर्ष से अगर थोड़ा सा भी कम रहेगा तो ये आपको राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कितना वर्ष, 35 वर्ष का होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु
कितनी होनी चाहिए, मन की अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कोई अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है। आप कितनी भी वर्ष बन सकते हैं, 80 वर्ष में, 90 वर्ष में, 40 वर्ष में, 45 वर्ष में, इसकी कोई उम्र सीमा, रिटायरमेंट की बातें नहीं किया गया है। भारतीय संविधान इस बात पर मौन है। राष्ट्रपति के लिए वो कौन कौन सी योग्यताएं विहित की गई है, तो भारत के राष्ट्रपति अगर कोई बनेगा तो उसके लिए योग्यता की क्या कंडीशन रखा गया है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। वो भारत का नागरिक हो, उसका उम्र 35 वर्ष पार कर चुका हो, 35 वर्ष से कम ना हो, ये भी बात ध्यान रखेंगे। लोकसभा का सदस्य चुनने जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं हो, कोई लाभ के पद पर नहीं हो, ऐसा बात है किसी व्यक्ति में, और तो वह राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, और वह भारत का नागरिक हो, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होती है, तो ये आपको अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल रहते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपको संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य इसमें शामिल होंगे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ आपको दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विधानसभा के सभी निर्वाचित होता है। सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो इस राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में, आर्टिकल 55 में किया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचक रीति की बात किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की रीति रिवाज की बातें आर्टिकल 55 में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया था, तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी है ये संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये भाग लेंगे। और ये संविधान संशोधन जो किया गया था 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आपको दिल्ली और पुडुचेरी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेगा। कौन सा अमेंडमेंट, 70वें अमेंडमेंट जो है 1992 के तहत से। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात किया गया, तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पूछ रहा है, तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति की चर्चा किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद किसी भी सदन अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये आपको 59 में कहा गया है। मान की क्या बात बोली जा रही, 59 में कहा गया है राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, या राज्य के विधानमंडल या किसी भी ऐसे पद पर वो नहीं रह सकता है। यदि किसी भी सदन का सदस्य हो या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो किस तिथि से यह माना जाएगा, किस तिथि से ये माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना स्थान को रिक्त कर देना होगा। कहने का मतलब ये समझिएगा कि राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करेगा तो अपने पद को छोड़ देगा, जिसकी चर्चा आपको 59 में किया गया है। तो समझिएगा 59 में क्या कहा गया, मान के राष्ट्रपति जैसे कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रामनाथ कोविंद जो है बिहार के राज्यपाल थे ना दोस्तों, तो वो राष्ट्रपति बने ना, तो अपने पद से इस्तीफा दिया है ना, तो वो लाभ के पद पर ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, जिसकी चर्चा आपको 59 में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं।
राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो ये पर ध्यान रखेंगे बात को। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी होता है, तो यह मामला कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय ही ये आपको राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में जो कोई भी ऐसे शिकायत उत्पन्न होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय ही ये सर्वमान्य माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं के द्वारा जो है क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होनी चाहिए? तो ये आपको प्रस्तावित आपको 50 और अनुमोदित भी आपको 50-50 होने चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, आपको 50 को प्रस्तावक और 50 को अनुमोदित होनी चाहिए तो राष्ट्रपति के योग्यता बन के राष्ट्रपति बन सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के जमानत के रूप में कितनी जमानत राशि कितनी जमा कर दी जाती है? आपको 15,000 रुपया है। तो कुल वैध मतों के कितना भाग मत प्राप्त न हो करने पर उम्मीदवार का जो है 15,000 रुपये जो जमा किया गया है ये जमानत की राशि जमा कर लिया जाएगा। तो अगर वोट जो है कुल वैध मतों से है 1/6 भाग अगर वोट नहीं प्राप्त करता है तो ये जमानत की राशि 15,000 रुपया जमा कर लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, कुल वैध मतों का 1/6 भाग अगर कोई उम्मीदवार इस पर इतना वोट नहीं पाता है, मत नहीं पाता है, तो उसकी जमानत की राशि 15 रुपया जमा कर लिया जाएगा। अगले बात करते हैं, किस आर्टिकल के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पर जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा? तो सिंपली सी भाषा में समझिएगा कि राष्ट्रपति जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चाहे जितना भी बार निर्वाचित किया जा सकता है, चुना जा सकता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा आपको 57 में किया गया है, आर्टिकल 57 में किया गया है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 57 में किया गया है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले बात करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख जो है संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है? हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल पूछेगा तो मंडल आपको 54, मंडल पूछेगा तो 54, और रीति पूछेगा तो 55, रीति पूछेगा 55, 56 पूछेगा। आर्टिकल 56 में क्या है? पद अवधि है। 57 आर्टिकल में क्या है? आपको री इलेक्शन कितना भी बार व्यक्ति बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो 54 में राष्ट्रपति के मंडल हो गया, 55 में रीति हो गया, 56 में 56 इंच के सीना के साथ 5 साल काम करेगा। 57 में आपको 1 बार 2 बार 3 बार कितनी भी बार सकता है, 57 में किया गया है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार कराया जाता है? तो ये आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय आपको मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव कराया जाता है। कैसे मत अनुसार? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम जो है आपके एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। किस वर्ष की जनगणना के द्वारा जो है अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है किसी भी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाएगा? तो वो कौन सी जनसंख्या का आधार वर्ष घोषित किया गया था जो राष्ट्रपति के चुनाव किसी भी राज्य की जनसंख्या का वो माना जाएगा? तो 1971 के जनगणना के द्वारा जो है आपको ये 1971 के जनगणना के द्वारा जो है अभिनिश्चित किया गया, ये बात बताया गया है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? जब तक 2026 के पश्चात होने वाला प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक ले राष्ट्रपति के चुनाव के राज्य की जनसंख्या वर्ष जो है 1971 के जनगणना के अभिनिश्चित जनसंख्या माना जाएगा। तो यह कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये बात बोला गया था।
तो जनसंख्या का आधार वर्ष तो 1991 था, अब लेकिन 2026 तक ले यथावत रहेगा। 2026 तक ले यथावत रहेगा। तो ये कौन सा अमेंडमेंट? तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये बात को बताया गया है। आगे बात करते हैं, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त होना आवश्यक होता है? तो कुल पड़े वैध मतों का आधे से मत के 1/6 कितना 1/6 की भाग मत वैध होता है ना, कि पड़े वैध मतों के आधे से एक मात्र अधिकतम मतलब कि 1/6 भाग का ये वोटिंग उसको प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो आपको जमानत की राशि 15 रुपया जमा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किस आर्टिकल के तहत है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पद अवधि जिसे टर्म ऑफ ऑफिस की उपबंध किया गया है? तो आपको राष्ट्रपति के पद की चर्चा आपको 56 में किया गया। राष्ट्रपति की पद अवधि की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 56 में किया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के तिथि से कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है? तो 5 वर्षों तक रहता है। अपने तिथि से पद ग्रहण जैसे ग्रहण करेगा तो उस तिथि से जो है वो 5 वर्षों तक ले अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति के 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक ले पद पर ग्रहण किया जा रहेगा? जब तक ले नए राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं तब तक वो पद खाली नहीं करेगा। जब तक ले उसकी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वो पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा जी? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंप देता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद को सौंप देता है। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंप देता है। अगर समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को यह बताएगा कि राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अपने त्याग की तत्कालीन सूचना किसको देता है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यही क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं। जब राष्ट्रपति का पद पर जो है मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र या महाभियोग या किसी भी अन्य कारण से रिक्त हो जाती है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन अधिकतम कितने महीने के अंदर में, कितने समय के अंतर्गत में करा लेना चाहिए? तो 6 महीना के अंतर्गत में। अगर राष्ट्रपति मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र देते हैं या महाभियोग की प्रक्रिया उस पर लग जाता है तो रिक्त सीटों को भरने के लिए कितने माह के अंतर्गत में चुनाव होना चाहिए? तो 6 माह के अंतर्गत में चुनाव करा लेना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो आपको मुख्य न्यायाधीश के वरिष्ठ अधिकारी शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किस आर्टिकल में? शपथ आपके 60 में किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किस आर्टिकल में? 60 में किया गया है, आर्टिकल 60 में। भारत के जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो है ज्येष्ठ न्यायाधीश जो है उसी को वरिष्ठ न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। तो इसलिए यही क्वेश्चन था। संविधान का वह कौन सा आर्टिकल जो है राष्ट्रपति को शपथ की चर्चा किया गया है, जिसके बारे में बताया गया? राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा आर्टिकल 60 में किया गया, आर्टिकल 60 में। और आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 61 में जो कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में किया गया है। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का किस आधार पर चलाया जा सकता है? तो वो जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 कैसे लगाया जाएगा? तो अगर संविधान का अतिक्रमण करता है, वायलेंस करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आपको लगाया जाएगा, महाभियोग लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है, चाहे लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी चलाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया था? आपके अमेरिका के संविधान से। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसा प्रक्रिया है? तो आपको अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है
महाभियोग लगाया जाता है तो ये प्रस्ताव लाने के लिए जो है संसद में जो आरोपित पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना जो है उसकी लिखित रूप से देना पड़ता है? तो 14 दिन पहले। मान कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 लगा रहे हैं तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले देना पड़ेगा? तो ये 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति महोदय आपके खिलाफ जो है महाभियोग लगाया जाएगा 14 दिन पहले। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन से सदस्य उसके द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो महाभियोग की प्रक्रिया में आपको दिल्ली, पुडुचेरी सहित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और संसद, केवल संसद के दोनों सदन के सदस्य कोई भी इसमें भाग ले सकता है। किसी के लोकसभा या राज्यसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में आपको दिल्ली, पुडुचेरी और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये दिल्ली और पुडुचेरी और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, वो ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं परंतु निर्वाचक में भाग नहीं लेते हैं? तो आपको संसद के दोनों सदस्य के द्वारा मनोनीत सदस्य है ना। तो क्वेश्चन पूछिए, देखिए क्वेश्चन का, ऐसे वो कौन सा सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के महाभियोग में प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचक में भाग नहीं लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब मनोनीत सदस्य होंगे तो मनोनीत सदस्य क्या राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया में भाग में शामिल होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। और जो है संसद के दोनों सदनों के जो है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो नो, बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए? तो अब इस सदन के कुल आपको सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 मान कि 2/3 बहुमत का पारित होना चाहिए। अगर महाभियोग दोनों सदनों के द्वारा लाया जाता है, दोनों सदनों में से कुल सदस्यों की बहुमत कितनी होनी चाहिए? तो आपको 2/3 का बहुमत पारित होने, कितना बहुमत पारित होने चाहिए? 2/3, 2/3 बहुमत को पारित होना चाहिए कम से कम। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाएगा? जब महाभियोग जो है प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह विवाद जो है कहाँ सुनवाई होगा? आपको उच्चतम न्यायालय में ये मामला जाएगा और उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय ही ये सर्वमान्य माना जाएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे अगर विवाद उत्पन्न होता है तो ये आपको मामला कहाँ? आपको उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वह किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 में बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी ऐसे विवाद उत्पन्न जा रही है तो उस विवाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 71 में ये बात किया गया है। किस आर्टिकल के तहत जो है किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तिका होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। तो आपको 11वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत ये बात बोला गया था। क्या बात बोली गई थी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तिका होने पर भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं माना जाएगा। तो 11वें संविधान संशोधन 1961 में ये बात किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस आर्टिकल में? तो 17(8) में।
है ना। 78 आर्टिकल में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जिसकी जानकारी हमको 17(8) में 78 आर्टिकल में किया गया है 17(8) में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया है संसद का सत्र आहूत मतलब बुलाना और सत्रवासन मतलब कि उसको ख़त्म करना, तो लोकसभा अध्यक्ष को भंग करने का अधिकार है। लोकसभा का मतलब कि संसद का सत्रवासन करना, है ना, सत्रवासन मतलब आहूत करना, सत्रवासन करना या लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। संसद को बुला सकता है किस आर्टिकल के तहत, 108 आर्टिकल के तहत बुलाता है, सत्रवासन करता है। लेकिन लोकसभा का मान कि सत्रवासन का अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे लोकसभा को भंग कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकता है, सत्रवासन कर सकता है, वह बुला सकता है, तो ये राष्ट्रपति के अधिकार के क्षेत्र में आता है। भारत का महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पर पद ग्रहण करता है, मान के राष्ट्रपति भारत का जो है महान्यायवादी जो है, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में किया गया है। तो भारत के महान्यायवादी जो है जो किसके पश्चात पर्यंत से अपने पद ग्रहण करता है, तो राष्ट्रपति के मान की पश्चात पर्यंत से ये पद को ग्रहण करता है। कौन, महान्यायवादी। और यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी। और जान रखेंगे इस बात को। आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने प्रतिनिधित्व को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, तो आपको 2 प्रतिनिधित्व को नॉमिनेट किया जाता है। ये 2 प्रतिनिधित्व को नॉमिनेट किया जाता है। तो आंग्ल भारतीय को जो है ये समुदाय ये ख़त्म कर दिया गया है। अभी आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है, तो बिल्कुल बात सही है। तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 2 थे, लेकिन ये बात ख़त्म कर दिया गया लोकसभा वाला एंग्लो इंडियन को। और कौन कौन सा क्षेत्र में उसका अनुभव होना चाहिए, ज्ञान, तो ज्ञान का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के प्रति उसके लिए उत्तरदायी देने का यह प्रावधान राष्ट्रपति को 12 व्यक्ति मनोनीत कर सकता है। जैसे आपको साहित्य के क्षेत्र में उसको ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, तो ये 4 क्षेत्र में याद रखेंगे। और देखते हैं खेल क्षेत्र में, खेल में आता है, खेल क्षेत्र में भी ऐसे आता है। तो खेल क्षेत्र में क्या आता है, तो ये आपको इसमें आता है, कला के क्षेत्र में आता है, सामाजिक क्षेत्र, कला के क्षेत्र, ऐसे चीज़ में आ जाता है, ये कला में आता है। खेल क्या है, कला है। आगे बात करते हैं। किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान किया गया है कि संसद के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा संसद के द्वारा पारित विधेयक को आपको एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। किसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल के तहत, 111 आर्टिकल में किया गया है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा जो पारित विधेयक को उसको लौटा सकता है, तो ये बात बताया गया है आर्टिकल 111 में। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। संविधान के किस आर्टिकल के तहत यह राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है, माने कि बुला सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला सकता है, तो आपको संयुक्त अधिवेशन इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट को बुला सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत, 108 आर्टिकल के तहत बुला सकता है। किस विधेयक जो है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए जो है वापस नहीं कर सकता है, तो वो कौन सा जो है आपको विधेयक को जो है पुनर्विचार करने के लिए नहीं भेज सकता है, तो धन विधेयक को नहीं भेज सकता है। और संविधान संशोधन को जो विधेयक को नहीं भेज सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा पुनर्निर्वाचन विधेयक को वापस भेज सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 111। लेकिन ध्यान रखेंगे कौन सा जो है विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं भेज सकता है, तो धन विधेयक को नहीं भेज सकता है और संविधान संशोधन जो है नहीं भेज सकता है। संविधान संशोधन ये किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जेबी
जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग, जिसे बोलते हैं जेबी वीटो को बोलते हैं पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति करता है। कौन सा आर्टिकल? तो 111 आर्टिकल। इसी को ही आपको क्वेश्चन पूछेगा किस आर्टिकल को आपको जेबी वीटो शक्ति का बोला जाता है। तो आर्टिकल 111 को जेबी वीटो शक्ति बोलते हैं, आर्टिकल 111 को जो राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं। और राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में, है ना, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो है 1986 में किस विधेयक के संबंध में है सर्वप्रथम जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ था। तो आपको भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में है ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किस मामले में? तो ये आपको भारतीय डाक संशोधन विधेयक में पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया हुआ था, आर्टिकल 111 का। आगे बढ़ते हैं। किसी नए राज्य का निर्माण करना, जैसे कि किसी नए राज्य का निर्माण करना या नामों की किसी वर्तमान राज्यों के सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयकों को किसकी सिफारिश पर संसद के द्वारा पारित किया जाता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर। जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों का नाम परिवर्तित किया जाता है, सीमा का परिवर्तित किया जाता है। तो यह विधेयक की जो है किसके सिफारिश से राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के प्रस्तुति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। किस आर्टिकल के तहत है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना, और इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस जारी करना। तो ये आपको 1, 2, 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 123 आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आर्टिकल 23 में ये पावर दिया गया है। किन परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? कि जबकि जो है संसद दोनों सदनों का सत्र न होता हो, तो दोनों सत्र नहीं चल रहा है, तो आर्टिकल 123 का प्रयोग अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो गया है जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक होता है, तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 123 का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? तो कितना? तो 6 सप्ताह तक ले। तो क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश जारी किया गया अधिकतम कितने दिनों तक ले संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? तो ये आपको 6 सप्ताह रह सकता है ना, 6 सप्ताह ये रह सकता है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत है क्षमादान की शक्ति दे दिया गया है? तो आर्टिकल 72 में किया गया है। आर्टिकल 71 में क्या है? तो महाभियोग की प्रक्रिया, और आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की पावर किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की पावर आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति के द्वारा अपनी क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग किन किन मामले में कर सकता है? तो आपको सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्यु दंड के मामले में, ऐसे या अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संज्ञेय विषय के विरुद्ध में किए गए अपराध के लिए कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्षमादान जो है सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया दंडित या किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, तो ये आपको राष्ट्रपति क्षमादान आर्टिकल 72 का प्रयोग कर सकता है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को आपको उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो आर्टिकल कौन सा प्रयोग करेगा? तो आर्टिकल 143 143 का प्रयोग करेगा। 143
43 का प्रयोग राष्ट्रपति आपको सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर ये बात हो मतलब कि डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको राष्ट्रपति के अनुमति मिलने से आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको धन विधेयक राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है, न वित्त विधेयक नहीं पेश किया जाता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ध्यान रखेंगे, जब धन विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यसभा में उसको अनुमोदित करने के लिए, अपनी बात राय रखने के लिए पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर राज्यसभा धन विधेयक पर अगर कोई अपनी अच्छी तरह से कोई उस विधेयक पर जानकारी दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो 14 दिन के बाद वह क्या है, कानून क्या होते हैं, धन विधेयक स्वतः ही लागू हो जाता है। चलिए बात करते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है फाइनेंशियल कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। आपको राष्ट्रपति जो वित्त आयोग की नियुक्ति किस आर्टिकल में इसकी चर्चा किया गया, 208 आर्टिकल में बताया गया है। राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल कमीशन की नियुक्ति करता है, किसके तहत, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, 280 आर्टिकल के तहत करेगा। 280 आर्टिकल 53 के 2 सब आर्टिकल जो है ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 53 के 2 के अनुसार संघ की रक्षा बलों के सर्वोच्च परमादेश सुप्रीम कमांडेड किस में निहित होती है, सुप्रीम कमांडेड जो है तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, तो आपको ध्यान रखेंगे तीनों सेना का प्रमुख आपको राष्ट्रपति होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। तो किस आर्टिकल में ये बताया गया तीनों सेना का प्रमुख होता है, तो आर्टिकल 53 के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है। आर्टिकल 53 के सब आर्टिकल 2 में आपको सुप्रीम कमांडेड होता है राष्ट्रपति। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य पर समझते हैं, बहुत सारे चीज़ जानकारी आपको मिलेगा, तो वीडियो पर हमेशा बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद के 15वें चुनाव में रामनाथ कोविंद को देश का नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ये आपको 15वें है ना। 16वें रूप में कौन सा, 16वें में द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद कौन से, तो राष्ट्रपति जो तो 16वें नंबर के और द्रौपदी मुर्मू 17वें नंबर को। 13वें जो पूछेगा, 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये आपको 13वें। और इस प्रकार भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो 13वें राष्ट्रपति के रूप में। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ से खुला मतदान हुआ, जिसे निर्दलीय प्रत्याशी जो थे बीबी गिरी, कांग्रेस के अधिकृत जो है प्रत्याशी नीलम संजीवनी रेड्डी को क्या किया था, आपको पराजित किया हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो 1969 की बात है। राष्ट्रपति के चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ से खुला मतदान कराया गया था, जिसमें आपको निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी थे, निर्दलीय प्रत्याशी जो है बीबी गिरी और कांग्रेस के अधिकृत जो प्रत्याशी नीलम संजीवनी रेड्डी को पराजित किया हुआ था। ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखेंगे। नीलम संजीवनी रेड्डी जो ऐसे राष्ट्रपति है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे राष्ट्रपति के नाम बताइए जो कभी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, तो यही आपको नीलम संजीवनी रेड्डी जो थे लोकसभा के अध्यक्ष रहे हुए थे, उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया हुआ था। भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कौन, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीवनी रेड्डी बीबी गिरी और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण ये बने हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कौन, तो ये बीबी गिरी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया था तो ये आपको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। एम हिदायतुल्लाह, जब बीबी गिरी ने अपना त्यागपत्र दे दिया था तब तो आपको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में एम हिदायतुल्लाह ने काम किया था। उसके बाद डीबी
बीबी जत्ती जो थे फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के चलते वो पद खाली हो गया था, तो आपको डीबी जत्ती ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो कार्यकारी राष्ट्रपति सबसे पहले बनने वाले कौन? बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। उसके बाद एम हिदायतुल्लाह, जब बीबी गिरी अपना त्यागपत्र दे दिए थे तो बने हुए थे कार्यकारी राष्ट्रपति। और डीबी जत्ती जो थे फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के चलते आपको डीबी जत्ती कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, देखेंगे समान नागरिक संहिता को लेकर जो है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है, समान नागरिक संहिता है ना को लेकर जब भारत के राष्ट्रपति, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य में विवाद उत्पन्न हो गया था, मतभेद पैदा हो गया था। तो समान नागरिक संहिता को लेकर जो है आपको राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में मतभेद पैदा हो गया था। ये भी क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, सर्वप्रति राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मतभेद होने के चलते भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में जेबी बोर्ड का प्रयोग किया था। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 111 आर्टिकल था, आर्टिकल 111। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब जेबी बोर्ड का प्रयोग किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जो आपको राजीव गांधी थे, राजीव गांधी। और उसी सिलसिले में जब आपको जेबी बोर्ड का प्रयोग आर्टिकल 111 के तहत आपको प्रयोग किए थे ज्ञानी जैल सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन वैज्ञानिक जो है राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है सुझाए गए चुनाव सुधार संबंधी विधेयक, लाभ के पद संबंधी विधेयक को जो है संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस किया हुआ था। तो मिसाइल मैन के नाम से आपको एपीजे अब्दुल कलाम, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाया गया चुनाव सुधार संबंधी विधेयक, लाभ के पद संबंधी विधेयक को संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस किए थे। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक ले, ये आपको 1952 से लेकर 62 तक ले थे। जबकि जाकिर हुसैन जो है कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम समय तक ले राष्ट्रपति कौन बने हुए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हुए। कितने वर्ष? 1 वर्ष 11 दिन। 1 वर्ष 11 दिन तक ले आपको राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्य का सबसे छोटा और सबसे लंबा अवधि आपको राजेंद्र प्रसाद जो 52 से लेकर 62 तक ले रहे थे, 50 से लेकर 62 तक ले थे। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो अब तक ले जो है कुल 15 चुनाव संपन्न हुए हैं। और रामनाथ कोविंद जो है 15 नहीं अब हो चुका है, द्रौपदी मुर्मू अब 16वें हो चुका है। कितने हो गए? 16वें हो चुके हैं। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। रामनाथ कोविंद क्रम के रूप के अनुसार राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति है ना, 15वें राष्ट्रपति है। किंतु राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने जाने के चलते तो अतः व्यक्तिगत क्रम के अनुसार ये 14वें राष्ट्रपति है। तो व्यक्तिगत के रूप में जो है रामनाथ कोविंद कौन से? तो 14वें। तो ऐसे कौन से? तो ये 15वें राष्ट्रपति। क्रम में पूछेगा तो 15वें, व्यक्तिगत में पूछेगा तो आपको 14वें, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हुए ना, इसलिए। और ध्यान रखेंगे। वैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी दिया जाए तो अब तक ले जो है कितने कार्यवाहक? अब तक ले कुल 17 व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए हैं। अब तक ले पूछा जाए तो अब तक ले कितने राष्ट्रपति पद ग्रहण किए? तो 17 व्यक्ति पद ग्रहण कर चुके हैं। कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति को मिला लिया जाए तो 17 व्यक्ति बन चुके हैं। ये भी बात हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए राष्ट्रपति से संबंधित विशिष्ट तथ्य के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में विशिष्ट तथ्य देखिए। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतिम रूप से राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव कराया गया था। ठीक है।
निर्वाचित किया गया राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अनुमोदित कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब बात समझते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को किया गया था, ठीक है ना, और ये निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो इसका प्रस्ताव किसने रखा था राष्ट्रपति का कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद अनुमोदित कौन किए हुए थे? तो अनुमोदित जो है सरदार पटेल किए हुए थे। अनुमोदित आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम के अनुमोदित कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए हुए थे। प्रस्ताव नेहरू जी किए हुए थे। ये बात ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सबसे कम समय तक लिए 1 वर्ष 11 दिन तक लिए राष्ट्रपति थे, तो ध्यान रखेंगे। जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद का निधन जो है इनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। जाकिर हुसैन और आपको फ़खरुद्दीन अली का जो निधन अपने कार्यकाल के दौरान हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति बताएंगे कि अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ। जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली का निधन अपने कार्यकाल के दौरान हुआ है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र में 1982 में निर्विरोध राष्ट्रपति होने वाला एक मात्र राष्ट्रपति कौन बने हुए, कौन चुने गए? तो नीलम संजीवनी रेड्डी जो है आपको 1982 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन? तो नीलम संजीवनी रेड्डी। इससे पूर्व जो है 1969 के चुनाव में पराजित का मुंह देखना पड़ा था। 1969 में नीलम संजीवनी रेड्डी जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा था, और ये अब तक सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए थे तो कौन? तो नीलम संजीवनी रेड्डी, ठीक है ना। तो ये बात चलते हैं आगे। क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर बीबी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र के मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति जो है मन की उनका 2 बार मतगणना हुआ था। तो बीबी गिरी दोबारा मतगणना के बाद जो है उनको जीत हासिल हुआ, और जो है अब तक ले सबसे कम वोटों के अंतर आपको 50.2% जो है से जीतने वाले आपको राष्ट्रपति है। तो कितने अंतर का वोटों? आपको 50.2% जो है मत वोटों के अंतर से जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बीबी गिरी है। डॉक्टर बीबी गिरी जो द्वितीय चक्र में इनका मतगणना हुआ था तो जीते हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं। एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। एम हिदायतुल्ला जो है सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिन्हें भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण जो है 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक ले एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हुए। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन? एम हिदायतुल्ला जो काम किए हुए हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति आपको डॉक्टर बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे राष्ट्रपति के नाम बताए जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, आपको बीबी गिरी ध्यान रखेंगे। बीबी गिरी जो 2 बार जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए हैं बीबी गिरी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं आपको डॉक्टर बीबी गिरी, और ये द्वितीय चक्र के मतदान करने में इनका जीत हुआ था। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। चौथे राष्ट्रपति थे डॉक्टर बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ा हुआ था। बीबी गिरी में एक ऐसे राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति से अपना त्याग पत्र देकर अपना चुनाव लड़ा हुआ था। कौन? तो बीबी गिरी, तो ध्यान रखेंगे। तो वहीं एम हिदायतुल्ला जो राष्ट्रपति के रूप में काम किया हुआ था कुछ समय तक ले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवनी रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और वर्तमान राष्ट्रपति जो थे कौन?
पिछले जो है भूतपूर्व जो राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं रहे हुए हैं। और उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी नहीं रही है। द्रौपदी मुर्मू भी आपको उपराष्ट्रपति नहीं रहे हुए हैं। तो उपराष्ट्रपति ये ऐसे व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति नहीं रहा हुआ है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का जो है भारत का राष्ट्रपति के सरकारी आवास को क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति भवन को क्या बोलते हैं? मतलब कि जहाँ निवास करते हैं उसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। 1950 तक इसे राष्ट्रपति भवन को क्या बोलते थे? वायसराय हाउस कहा जाता था। 1950 तक जो है आपको राष्ट्रपति भवन को क्या कहता था? वायसराय हाउस कहा जाता था। और इसकी डिजाइन, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन किया है? इसका वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियन के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइनिंग किया है। और ये 1950 तक जो है राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस कहा जाता था। वायसराय का पद खत्म होने के बाद भारत का राष्ट्रपति का पद वहीं वायसराय के रूप में काम करना शुरू कर दिए। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के द्वारा जो है विदेशों से किए जाने वाले संधि और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो देखते हैं विदेशी से व्यापार या संधि किया जाता है तो राष्ट्रपति के नाम से संधि समझौता किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है किसने भारत का अंतिम रूप से राष्ट्रपति चुना हुआ था? तो उस समय चुनाव की प्रक्रिया नहीं थी। तो 52 से तो चुनाव शुरू हुआ। तो 50 में जो राष्ट्रपति बने हुए थे कैसे बने गए थे? तो ये आपको संविधान सभा के सहमति से जो है आपको 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति बने गए थे। किसके सहमति से? तो संविधान सभा के सहमति से बने हुए थे। भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले तो नीलम संजीवनी रेड्डी जो है निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति जो है, ध्यान रखें, नीलम संजीवनी रेड्डी। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र में की दोबारा मतगणना जो हुआ था उसके बाद विजय प्राप्त हुआ था? बीबी गिरी ये चौथे व्यक्ति थे, चौथे राष्ट्रपति के रूप में काम किया था जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। और द्वितीय चक्र का मतगणना बीबी गिरी के समय में कराया गया था, इनके समय में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये प्रथम महिला थी, प्रथम महिला। दूसरी महिला पूछेगा तो कौन? तो ध्यान रखें द्रौपदी मुर्मू और ये आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला आदिवासी बनी हुई हैं राष्ट्रपति। अगले बात करते हैं, किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जो है इनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अथवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में मतभेद का बलि चढ़ गया था? तो आपको भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1956 में पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया हुआ था। और पॉकेट वीटो की चर्चा आर्टिकल 111 में किया गया है। और ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 में इस विधेयक पर प्रयोग किए हुए थे। संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का जो है विनिश्चय किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। आर्टिकल 111 के सब आर्टिकल 1 में संसद के द्वारा निर्भरताओं के संबंध में प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 103 के सब आर्टिकल 1 के तहत ये प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, संसद सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो आपको निर्वाचन आयोग से राय लेता है। आर्टिकल 103 के सब आर्टिकल 2 के तहत ये विनिश्चित प्रश्न को जो है राष्ट्रपति किससे राय विचार लेता है? तो आपको निर्वाचन आयोग से लेता है। किस आर्टिकल के तहत? 103 के सब आर्टिकल 2 के तहत लेता है।
चलिए कुछ और प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। चलिए कुछ और प्रश्न है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत में राष्ट्रपति को जो है वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति दे दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। किस आर्टिकल में बात को वर्णित किया गया? आर्टिकल 352 में ये राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसकी चर्चा 352 में किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल किन किन आधार पर किया जा सकता है? तो युद्ध के समय में, बाह्य आक्रमण के समय में और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रपति वित्तीय मतलब कि आपात के तौर पर कर सकता है। किन किन आधार पर? तो वित्तीय आपातकाल की तो चर्चा 352 में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे वित्तीय आपातकाल 352 में किया गया है। और आपातकाल जो है घोषित कर सकता है किन किन? तो युद्ध के समय में, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपको आपातकाल घोषित कर सकता है। बात करते हैं अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, कितनी बार घोषणा किया गया है? तो अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया। 1962 में, 1971 में और 1975 में जो इस बात को किया गया है। 1962 में पहली बार, 1971 में युद्ध के समय, 1975 में ये आपको वित्तीय मतलब कि क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 352 में तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया है, तो क्वेश्चन पूछता है कि अब तक वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया, वित्तीय आपात लगा है, वित्त वाला आपात लगा है? तो नो नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। जिसकी चर्चा क्या 352 में किया गया है। और अब तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, तो 1962 में, 71 में और 75 में लगा हुआ है। आगे बात करते हैं किन आधार पर को जो घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति आर्टिकल 19 के द्वारा जब प्रदान किया गया मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। तो आर्टिकल 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। तो युद्ध के समय या बाह्य आक्रमण के समय जो है मूल अधिकार ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होता है, तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। लेकिन मूल अधिकार में कौन सा तो आर्टिकल ख़त्म नहीं होता है? तो आपको 21 और 22 नहीं ख़त्म होता है। आगे बात करते हैं यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है, तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तो किसी राज्य का शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। किन सा 356 आर्टिकल के जो है 356 आर्टिकल के तहत है राष्ट्रपति शासन लग सकता है, 356 आर्टिकल। चलिए अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है प्रावधान किस देश से लिया गया? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध जो है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किन सदन का पदेन सभापति होता है? तो आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल और संघ और राज्य के मंत्री का पद जो है यह लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये और संघ राज्य के मंत्री जो है लाभ का पद है? तो बिल्कुल लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। अगली बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं के द्वारा और प्रस्ताव और अनुमोदित होने चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदित होना चाहिए तो आपको 20-20 होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदित आपको कितना है? तो 20-20 होना चाहिए। वही जो है राष्ट्रपति में कितना है? तो 50-50 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। लेकिन उपराष्ट्रपति में आपको 20-20 का होना जरूरी है। और कितनी जो है जमानत की राशि है? धनराशि जो राष्ट्रपति जो है कि जमानत की राशि जमा करता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो जमानत की राशि 15,000 रुपये जमा करते हैं। भारत का
उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो आपको राष्ट्रपति देता है। उपराष्ट्रपति का पद पर कोई व्यक्ति शपथ लेंगे तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसने अपने पद के लिए जो है किसने अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है? यानी कि किस व्यक्ति जो है उसके पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को। वो आपको कि राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है और उसी के रूप में उसको वेतन राष्ट्रपति का पद पर ये वेतन दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो राज्यसभा पर लाया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति को उसको पद से पदच्युत किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, तो ये प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में पारित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं किसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद सुनवाया जाएगा। तो ये विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसके निर्वाचन में तो ये मामला कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की होनी चाहिए? तो वह राज्यसभा का जो है व्यक्ति बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना? 4 लाख रुपए है। और राष्ट्रपति कितना? 5 लाख। 5 लाख है। 5 लाख उसका किसका है? राष्ट्रपति का है। और उपराष्ट्रपति कितना है? तो 4 लाख रुपया है। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? राज्यसभा के कार्यवाहियों का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व कौन निर्वहन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश निर्वहन करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन? तो आपको मुख्य न्यायाधीश निर्वहन करेंगे। मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश निर्वहन करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद से किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? उपराष्ट्रपति को जो है पद से कैसे हटा सकते हैं? एक ऐसे संकल्पना के द्वारा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य के द्वारा जो समस्त सदस्य के द्वारा जो बहुमत पारित किया जाएगा और जिसके द्वारा लोकसभा सहमत होगा तो राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं। तो ये बात था। बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। तो ये आपको भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? भारत के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं संसद किन सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो आपको राज्यसभा का। संसद का किस सदन के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। आगे बात करते हैं पुनर्निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के रूप में क्रम से कौन सा है? तो आपको ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में कैसे रहा था? ये आपको हामिद अंसारी का तो 12वें नंबर का। भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ है। भारत का एकमात्र जो है उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जिनका मृत्यु अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ है। तो क्या इसका? कृष्णकांत। किसका मृत्यु हुआ है अपने पद पर? कृष्णकांत। ये ऐसे राष्ट्रपति रहे हुए हैं जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ है।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका दोनों का कार्यकाल दो कार्यकाल रहा है। तो दो बार रहे हुए हैं। कौन कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार आपको उपराष्ट्रपति बने हैं और मोहम्मद हामिद अंसारी ये आपको 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेंगे। 2 उपराष्ट्रपति देखिए, 2 उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, आर वेंकटरमन और पूरा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। कृष्णकांत भारत के एक ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु पद अवधि के दौरान हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने अपने कार्यकाल पूरा न होने से पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये आपको राष्ट्रपति के चुनाव हारने वाले व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले व्यक्ति आपको भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे और वो कार्यकाल पूरा ना हुआ था तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कौन? भैरव सिंह शेखावत। तो उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत, जो राष्ट्रपति के पद से चुनाव लड़ रहे थे, जो हार गए थे। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो चलिए उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से लेकर 62 तक ले। दूसरे के जाकिर हुसैन आपको 62 से आपको 67 तक ले थे। तीसरे के व्यक्ति बीबी गिरी आपको 67 से 69 तक ले। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक ले। गोपाल स्वरूप पाठक आपको उपराष्ट्रपति बने थे। डीबी जत्ती बने हुए थे 74 से 79 तक ले। डीबी जत्ती 74 से 79 तक ले। मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह जो थे 79 से लेकर 84 तक ले। आर वेंकटरमण आपको 84 से 87 तक ले। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 तक ले। के.आर. नारायण जो थे, के.आर. नारायण आपको 92 से लेकर 97 तक ले। कृष्णकांत जो थे आपको 97 से 2000 तक ले अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 7 तक ले। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक ले। इनका लंबा समय रहा है, 2 बार बने। एम वेंकैया नायडू जो है 2017 से 22 तक ले। जगदीश धनखड़ को 15 अगस्त 2022 से अब तक ले पद पर जगदीश धनखड़ काम कर रहे हैं 14वें नंबर के। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, गोपाल स्वरूप पाठक और डीबी जत्ती, मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति चुने नहीं जा सके हैं। गोपाल स्वरूप पाठक, डीबी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी जो है उपराष्ट्रपति थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके हैं। जुलाई 2012 में संपन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हामिद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति बनाया गया था। अतः व्यक्तिगत क्रम के अनुसार एम वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति हैं। 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखेंगे, अब आगे का टॉपिक आप लोग देखिएगा दोस्तों। अगले होगा प्रधानमंत्री से संबंधित जितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों का क्वेश्चन आप लोगों को सामने रखा जाएगा। चलो यहाँ पर एक और बात था, ये तो चलो यहीं तक ले रहने देते हैं। अब अगला टॉपिक में प्रधानमंत्री से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारी चीज़ों का क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा जाएगा। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। राष्ट्रपति जो था पूरा ख़त्म कर देते हैं। भारत के किस प्रकार के संसदीय प्रणाली पर पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली का कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप किस में नियुक्त होता है? मंत्रिपरिषद में होती है।
संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत करने का प्रावधान किया गया? 75 के 1 आर्टिकल में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपको प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है ना। किस आर्टिकल के तहत में कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? तो आर्टिकल 75 के 3 आर्टिकल के तहत है। अंतर में थोड़ा सा देख लीजिए। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया है। और ये उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया है। और राज्यसभा का पदेन सभापति होती है और होता है। लो इसका बात करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए जो है राज्यसभा का जो होता है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और इसका क्या होता है? उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदन और उसमें चुनाव में भाग लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी और केंद्रशासित प्रदेश इसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपको निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य इसमें रहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, है ना, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राज्य के विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य इसमें राष्ट्रपति में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण पर महाभियोग लगाया जाएगा और उसको विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। और उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार के द्वारा हटाया जाएगा, उसके जो है किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और यह राज्यसभा के द्वारा हटाया जाता है। बात करते हैं, राष्ट्रपति हटाए जाने के जो है प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को जो है आपको राज्यसभा के द्वारा हटाया जाएगा। और वो कौन सा साधारण बहुमत के द्वारा पारित होने चाहिए। लोकसभा के द्वारा जो है इसका मतलब सहमति होना चाहिए, है ना, सहमति होना चाहिए। चलो आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के 2/3 का होना चाहिए। कुल मतों का कितना? कुल वैध मतों का आपको 2/3 की बहुमत पारित होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति में देखते हैं, संविधान के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। संविधान में जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। उप प्रधानमंत्री का नहीं प्रावधान है ना। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के लिए जो है कार्यवाहक आपको उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं, ये बात बताया गया है। कार्यवाहक जो है क्या है? उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं किया गया। कार्यवाहक मन की देखो, उप राष्ट्रपति की चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, ये बताने की कोशिश किया गया। अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में हैसियत से काम करेगा। आर्टिकल 75 में कहा गया है। देखो इसके बात करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने का यथावत चुनाव कराने का प्रावधान है। इसके लिए कोई सीमा समय निश्चित नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी आपको 68 के सब आर्टिकल 2 में किया गया है। चलिए बात करते हैं, 6 महीने के अंतर्गत में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। तो आपको आर्टिकल 62 के सब आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 62 के 2 में 6 महीने के आर्टिकल मन के होना चाहिए चुनाव। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई समय सीमा नहीं है, आपको बस 68 के 2 में बताया गया है। आगे बात करते हैं, भारत के जो है राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है ना। ये आपको परिरक्षण, प्रोटेक्शन, डिफेंड, रिजर्व है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा
है ना, संविधान के शपथ लेते हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, ये दोनों की थोड़ा सा डिफरेंट जो इसमें जानकारियाँ था पूरा रख दिया गया था, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए बहुत हो गया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और जितने भी सारा चीज़ क्वेश्चन बताया गया है आप एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाइएगा उससे पहले। और एक और बात है, राष्ट्रपति टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। एक मास्टर वीडियो, एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप तक आएगा। एक बार आपको देख लेने के बाद दोबारा कोई चीज़ आपको कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।